अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आस्क मी एनीथिंग के इस खास एपिसोड में। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड आई एम योर मेंटर एंड मॉडरेटर ऑफ दिस प्रोग्राम। आज का वेबिनार काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी इंटरैक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जहां एस्पिरेंट्स यानी कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट, ट्राइब्स, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिलेटेड टॉपिक्स जैसे। ठीक है, सो टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड एप्रीहेंशंस, प्लीज वेलकम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS Mr. Aniket Wanve, All India Rank 66 2018. Aniket, welcome here. Aniket, सबसे पहले तो सिविल्स डेली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके आगे की जर्नी के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अनिकेत ने अपनी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर ली है फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, और जो देहरादून में है, एंड वो जल्द ही अपने होम कार्डर में फॉरेस्ट सर्विसेज, जो कि हिमाचल में है उनका होम कार्डर, और वो फॉरेस्ट सर्विसेज में ज्वाइन करेंगे। सो अनिकेत जी, आप अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरा वक्त जो है हमारे एस्पिरेंट्स इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। सो बिफोर आई शुड मूव फॉरवर्ड, मेरा एक सवाल है, एक निजी सवाल है आपसे, अगर आप कहें तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे। जरूर जरूर, गो अहेड। सवाल जवाब सेशन नहीं है, गो ऑन विद दैट नाउ। राइट, सो कहते हैं कि फॉरेस्ट सर्विसेज इज अ फील्ड जॉब, नॉट अ डेस्क जॉब। थोड़ी हेक्टिक जॉब होती है, थोड़ी मुश्किल चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जहां हम नॉर्मल और किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज में हम आम आदमियों से ज़्यादा रूबरू रहते हैं, लेकिन इस जॉब में हम आम आदमियों से कम, बल्कि नेचर से, एग्रीकल्चर से, पोचर्स से, इनफैक्ट एनिमल्स से ज़्यादा मुलाकात होती रहती है हमारी। सो आपका क्या रीज़न था ऐसा फॉरेस्ट सर्विसेज में जाने का? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अक्रॉस फॉरेस्ट सर्विस को पहले मैंने एक नॉर्मल तरीके से, जब मेरे गांव में इंटरफेस है वहीं पर देखा हुआ था, दैट इट्स रिक्रूटमेंट हैपेंस थ्रू यूपीएससी के पूरा एक अलग एग्जाम है, सिमिलर टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसका मुझे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं। आफ्टर आई गिव माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सिविल्स का प्रीलिम्स एंड फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स, ये दोनों मर्ज किया गया था 2013 से। तो तभी मुझे आइडिया आया कि ओके, दिस इज अ सिमिलर एग्जामिनेशन, बट वी ऑल कम टू दिस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एक IAS बनने के इंटेंशन से, एंड वी प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में इट वाज नॉट particularly in my mind, but as you after a few months, as you get to know what different all India services are, what the service profiles are, so second attempt से मुझे एक आइडिया लगा था। बट तभी भी ऐसा प्लान था कि पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी करी जाए, फॉरेस्ट सर्विस को अगर पहले अलग से एक पूरा मेंस देना, अलग से 2 ऑप्शंस प्रिपेयर करना, इसका मेंस ऑल्सो, तो एक प्लान बी जैसे अपन क्रिएट करते हैं, तो उस तरीके से दैट आई हैड वो प्लान करके दिया था प्रॉपर। सो उसके थ्रू फिर ये क्लियर हुआ, एंड दिस इज हाउ आई केम इन वेयर आई एम। सो अनइंटेंडेड था, बट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस नहीं है, अनइंटेंडेड बेनिफिट ही है, समझिए। नहीं, बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ, आखिर यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी सुन चुके होंगे मुझे, कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि अगर मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि मन का जब नहीं होता है तब ऊपर वाला करता है। सो आई थिंक यही हुआ आपके साथ, ऊपर वाले की पूरी मर्जी थी दैट यू कम इनटू फॉरेस्ट सर्विसेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो I'm now handing over this dais, this platform to all aspirants. So guys, आप गेम के रूल्स तो जानते ही हैं, क्वेश्चन आंसर के रूल्स। प्लीज़ फील फ्री टू रेज योर हैंड्स, एंड आपको जो अनाउंसमेंट शीट मिली होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज आस्क मी एनीथिंग प्रोग्राम,
प्लीज़ रेज योर हैंड और मैं बारी बारी से फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा अपना माइक अनम्यूट कीजिए एंड देन आप अनिकेत जी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो हम पहला शुरू करते हैं। आई थिंक समवन विद द नेम ऑफ जे, कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन? Good evening, Yes, sir. Devrat, yeah. Sir, I am from Telangana. Sir, I am studying degree second year now, sir. Okay. Sir, just now I am preparing NCERTs from class 6 to 12, along with how I can prepare for IFS, sir. Yours is a 3-year degree or a 4-year degree? 3-year degree, sir, from Telangana. And in what field? Sir, BA, sir. Economics, Political Science, History. Okay. Actually, Devraj, and to all the participants, a forest service examination has a particular criteria of who can appear for the examination. So, especially those from sciences background are allowed. There is a list of subjects that you should have during your course. I'll forward that to Civils Daily, and they can post it on their blog. It mainly involves agriculture, mathematics, or for that matter statistics. So such subjects and other subjects as well, if they are a part of your graduation, then you are allowed for the examination. Apart from that, all those who are from forestry background and all those who are from engineering background, they do not need any other qualification criteria. So anybody who is an engineer or from forestry background, they can directly appear. For other graduations, you need one of these few subjects that are mentioned in the notification to be a part of your major to qualify for appear for the examination. So in your case, you'll have to see that along with economics, if you have statistics or other subjects like that, then you can appear. Right. Thank you so much, Aniket, for answering it. We have got next candidate is Lijipson Bey. Could you please unmute yourself and ask the question? Sir, I have already completed my master, my MSc in life science and bioinformatics. And during my bachelor's time, I did my bachelor's with botany major. Okay. Yeah. And right now, like for the past 1 year, I have been preparing for UPSC. But at the same time, I'm also thinking to appear for Indian Forest Service also. But I am confusing whether to give this exam or not, because if we go through the materials, if we talk about the materials, then it's little bit harder to get the materials for botany and other subjects like zoology. So, sir, can you suggest me like how to manage the materials for the Indian Forest Service exam? What is your optional in civil service exam? Sir, botany. I have chosen botany. Okay. Botany. Yeah. So, Lijipson, actually, Forest Service, as you know, that there are two optionals that you have to prepare. So one optional, keep it common, which is botany for both the examinations. Other optional, you can take zoology, or for that matter, you can take forestry or other subjects. There is a combination that is allowed. You cannot take both from the same background, same field. So that also it is mentioned in the notification. I'll share that as well. What my suggestion would be that you should fill the form to appear for the Forest Service examination, and same both. So prepare well for prelims, considering that you have to clear with a higher cutoff for the Forest Service examination. And how to prepare for prelims and all, we'll come up with as we go on in the discussion. But focus on your prelims. Focus on your civil services means when you are giving it. Don't think about Forest Service examination. Once your mains is done, there is a 50-day period that is available for you to appear for the Forest Service mains. If at all you qualify through the prelims for Forest Service mains. So during that period, what you need to do is you need to plan out your optionals, and because you have one optional which is common, you will be at an advantage. But don't ignore that you don't need to revise. So you'll have to plan your strategy accordingly, that you prepare two optionals, and it's not difficult to prepare two options. There are many, like for example, in my case, I had forestry and agricultural engineering as my options. My background is electronics and telecommunication. So I did prepare it within 50 days period that was there available. And most of them who are clearing Forest Service examination right now are doing it during that time. So you should not take it as a burden initially that how will I prepare and all. Be optimistic, appear for prelims properly, clear your prelims, and once you clear that,
after civil service means, Okay. choose one optional which you can prepare positively while applying for the exam. So, and about the strategies for zoology, botany, there are some of my batchmates who are there from life sciences background, and there is a website called as beingifs.com, wherein you can find optional strategies for various optionals. So you can log in there, and because I don't have zoology or botany, I cannot tell you much about it, but you can check it there. And if you are not able to access, you can just drop in a mail. We have a team here who manages that, and we'll help you out with that. Great. Thank you so much, Aniket, for answering it. We have got a candidate, Aniket, who has sent us, sent a message on the chat actually. He's asking that, sir, please give some insights about forest services. What kind of work a forest officer has to do? Okay. I suppose you are in the same position that I was a few years ago. So presently, if you talk about forest services, it is amongst one of the all India services. So you are allotted a cadre. You will be, once you complete your probation and the mandatory duties, you will be a divisional forest officer. So a divisional forest officer works along with the DM and the SP for that district, in that district, for interdepartmental coordination. Apart from that, the domain, if it is to be said, you have about 24% of land which is forest land, as you know. So that is the domain of the forest officer, and within that domain, you have to do all the works that are prescribed under the mandate of the Forest Service. The mandate of the Forest Service talks of conservation and protection of the present forest cover that we have. So there are various systems, silviculture systems, plantations, and how do you maintain those trees? So that is a different science that you are trained here. It's not that you have to learn everything. It's just that you have to manage that through the staff that is available. Second part is the wildlife that is there. So for wildlife, there are wildlife management divisions which are separately created in the state. And in those, you have to work for the protection, conservation, and habitat management of that wildlife. Thirdly, there are agencies of social forestry. So one was the prevention and protection of forest. The other part is like you have to increase the forest cover. So our forest policy says that we have to take it to 33%. Presently, we are about 24. So there are afforestation works that you have to do. So as a forest officer, you will be technically sound in the field of plants and forestry, and you will be aiding other departments as well as in the forest land that is available. You'll do that. Next aspect which is the law and order aspect. So as Siddharth mentioned initially, that we have to tackle with the poachers and all. So in order to prevent forest crimes, and forest crimes range from land encroachment. So within the forest land, there are encroachments. Second is that there are wildlife poaching cases. There is timber logging, which is illegal felling is there. So all of these law and order issues that are there, and there are various acts that help you. So you will be going through Wildlife Protection Act, say Forest Rights Act, say the Indian Forest Act 1927. So all of these give you powers to work as a forest officer and unhindered. So one is the policing, or not the policing exactly, the law and order powers. Next is the judicial powers that you have. So when there are cases under the Forest Rights Act, so you have to settle the rights of the forest dwellers. You will be a part of the district level committees that are there, and through you the positions will go. And any encroachment cases on the forest land and all are adjudicated by the divisional forest officer and his seniors, who are the conservator of forest and all. So that is the judicial powers also which you have. So all in all, what you are working as is, you're working for the protection, conservation, and afforestation measures. You're working for the wildlife. You're working for the legal powers that you have. One aspect where Siddharth has mentioned that there is less interface with the people. So it is the tribals, if you see, they are the forest dwellers, tribals and other forest dwellers. Their mandate is particularly with the forest department, and it's not just their social welfare. Along with that, you have to look for their economic welfare, and this is wherein the forest development corporations are set up in every state, which will help you in manufacturing and marketing products. So for example, you would see that there is Boneful honey,
from Sundarbans, or there is bamboo products or bamboo bottles that are being created by the Tripura Forest Department, or Right. there are some Moa leaves and all. There are various other initiatives that the Forest Department takes. So that is an economic aspect that you have to see at the industrial scale. So it's a very wide domain, and with the increasing cases of climate change, working with international organizations like UNEP, Traffic, Wildlife Crime Control Bureaus, and Interpol and all. So for protection of wildlife as well as for the climate in through the UNEP and all. So you have those domains as well. So it's a very broad domain. I have tried to summarize it. I have taken a bit long, but it's a wide domain you need to. No, I'm sure. Well, thank you so much for answering it. Actually, the key responsibilities and the job responsibility is much more wider. The one which you have just described. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम describe नहीं कर सकते. So thank you so much for answering it. We have our next participant. She's asking us, sir, which areas need to focus on UPSC prelims and how to prepare? Okay. So this is a very broad and general question to prepare for prelims. We'll answer first generally, and then we'll go a little bit into the specifics. Oh, yeah. First, if you see prelims, you need to. People say that it's 2 month, 3 month effort. You're preparing for 8 to 10 months, along with your mains and prelims. Is the basics that you're studying, which is the NCRTs and all the sources that Civil Daily would have mentioned on its website or in the classes. So first is the basics, second is the current affairs, and third is the revision and the test series that you have to do as the exam nears. So this is one broad aspect. What do you have to? What if I have to tell you in specific that prelims, especially for Forest Service examination, if you have to clear, you have to clear with a higher cutoff. Take for example, all the basic sources of whether it is history, geography, economics, polity, and others. You should be very thorough with your basic sources. You should be revising them multiple times, at least 3 to 4 times before you go to your exam. Second aspect is that practicing of prelims test series. So you join any particular test series where you give about 30-35 tests, and from foundational tests to full length tests. So this gives you a broader coverage of your exam preparation, which you need to do. Third is there are certain domains which are which remain untouched during our preparation because we rely more on NCRTs and all, which is, for example, mapping. Or say in environment, you need to focus on various international bodies, treaties that are there in Shankar IS, or any other source material that you're referring. So those have to be focused properly. Next aspect is apart from the test series, once the exam nears, you have to have crisper notes. Say when I talk to you about modern history, you have read Spectrum, you or any other source, you should have some crisp summary notes of various acts that happened, various time periods and all, and you have to revise them as the exam nears. One thing that you need to focus always is that prelims day by day is becoming uncertain. Earlier, it used to be that you have read your current affairs material, you have read your basics, and the question is coming directly. Now it is not so. And here you will have to use your analytical skills. Here you will have to use the elimination tactics. So the last prelims that I had appeared for that matter, when you appear in the exam, you take multiple rounds at attempting questions. So first round, you are like those which are short questions you attempt. Second is those 50-50 questions, and third round is those where you are just guessing a few questions just to increase the number of questions you attempt. So that part in my particular attempt was 15-20 questions because there are very vague questions that are being asked. So in this situation, what you have to do is you have to read very broad. So by broad, I mean that when you are reading it, a particular issue, say for example economics, you're reading inflation, just look into the impacts of inflation in other parts of economy. When you are reading environment, say for example you are reading the Wildlife Protection Act, and what we do is through the book we just take up the schedules. You'll have to know the species also, you'll have to know where it is applied also, and if there are any particular current affairs issues that are related to it. So once you read broad, so my
giveaway is that once you start reading broad, you will be able to, once that question comes which is not sure, you will be able to help to eliminate that particular question. And the next focus area of your preparation in prelims should be that you have to attempt as much as possible, attempt confidently. So 3 months of rigorous preparation, clear your basics, have one current affairs source which is very strong, which you are revising, read broad so that you are able to eliminate. And once the questions come, be confident and have a proper strategy that you have developed through your test series solving. This is like a very general question, like how do I prepare for prelims? So maybe I have not been able to answer it properly. If at all there are any specific questions, you can ask. Great. No, thank you so much. That was actually an open-ended question, and I think that's the best way you can answer. That's a very generic question. So thank you so much for answering it. We have got another student. His name is Devaraj. He's asking for your strategy and resources to clear this unique exam. Okay. So in particular for Devara, if this unique exam, shall I be talking about the civil service exam prelims you mean, or the forest service mains and prelims both? I think the forest services mains and prelims both. Okay, so my particular strategy, as I told you, I'll give you the sources first. So it's mainly the NCERTs and all for modern history, which everyone knows, and they are there on the Civils Daily website. I have seen that. Secondly, same for geographies, economy also. I had referred to one of the notes from Shriram's IAS, and I had also referred NCERTs. For environment, it was Shankar IAS was my source, and along with that, internet and current affairs was the other source. Polity, I would like to specifically mention that when you are reading polity, just don't rely completely on Lakshmikant, because Lakshmikant will give you a broad idea about what it is. You may be able to infer a lot of things, but there is a bare act of PM Bakshi. You can take the pocket book or you can take the bigger book. Try and go through it at least twice, article by article, so that it'll help you not just remember it for prelims, it will help you for the mains as well, because in mains, what you have to do is you have to quote the articles. So beware, try and read both the bare act as well as Lakshmikant in polity. As it matters in geography, it's NCERTs that you will be focusing on broadly, GC Leong for certain aspects, and along with it, in geography, mapping is very important. So pick up any good atlas, pick up any YouTube has tons of videos about various locations. So you can take thematic maps. For example, you take rivers, you take mountains, you take you take a particular continent and study about it. In India, you can take the locations of industries and etc. etc. So go through thematic mapping in geography, which is more important, and questions are coming from that domain. Thirdly, for geography, I would also like to say that environment, disaster, and geography, these three subjects, both for prelims and for mains, should be prepared together. So if there is any particular Civils Daily compilation or any other coaching's compilation that you want to refer to on environment, you go through it, look at it from three perspectives. One, the whole idea of what the topic is. So if it is talking about a particular cyclone that is hitting India, just know, like, study the basics of cyclone, what cyclone is, how it appears, what is the sea surface temperature, what is the wind shear and all that is required. Secondly, see the agencies, organizations that are involved in the naming of the cyclone, or for that matter, in managing of that cyclone. In India, it is NDM. The naming of the cyclone happens with WMO and all. So you just look at that. Third aspect, this is the data and the facts that you have to see, which state it has it, how it has it, and others. The third aspect that you have to look at is the applied aspect of this particular issue. So in case if you take that climate change conference has happened, so what are the takeaways from that conference? What impact will India have? Now, why I am saying the applied aspect and the factual aspect is because there will be multiple statement questions that will come in prelims. So in those particular questions,
there will be one statement which will be factual, one statement which will be analytical, that if a 0.5 degree Celsius rise in India will lead to so and so submergence or something like that. So in such situations, you have to have a broader idea. So prepare geography and other subjects accordingly. So this is one aspect. Second, I would like to talk of previous year questions, which is very important. One is test series that you are relying on for your practice, and another is previous year questions. Why to solve previous year questions? There is just a basic idea is that you will know that how the question is framed, what is the mindset of the examiner, how you are able to tackle those questions. You can solve this during the course of your preparation. And there is a book, as we have asked source, called as Prelims Simplified. It is by Saurabh Kumar. He's also from the Forest Service. It's a very good book because it not only gives you the previous year questions, but it thematically categorizes them, as well as it helps you to know that what in that particular question, how you should have tackled that question. So you first solve that question and then go through that book. And it is, he has worked a bit on the statistics as well, like which section gets more questions and all. So for solving previous year's question, you can refer to Prelim Simplified. For current affairs, I would say that nowadays, more or less, every coaching is coming near to each other. So you can pick up any material of the coaching, be it monthly compilations or be it the towards the end compilation, which is the yearly compilations that they have. So you can pick up any particular compilation and just go through it. The thing that I'll stress always is whatever source you read, just ensure you have a 3-time revision for it. This is about the sources. One small thing I'd like to add about the broader strategy towards prelims that you should have. This goes about that once you are nearing prelims. So at present, you would be managing both your prelims and mains content. Once February or March comes, you will start purely on prelims. So if you are a first timer, you will say give 3 months. If you are a second or a third timer, you will give about 2 months for prelims. So those 3 months have to be categorized into sections. Last 1 month is purely for revision. You're not going to 2 months. You will divide, say, into 10-day or 15-day block, and you will ensure you will set targets for yourself that I have to finish history, geography, and another subject within this particular duration. At the same time, you will solve the foundational tests or the basic sectional tests that are there of whatever test series you are following. So simultaneously, you are going to solve that. Once that 1.5 month period is gone, or say 1 month, you'll start off with your full length tests and do them rigorously. In the last 1 month, you can take up any open tests that any particular coaching offers, so that you get a bit of diversity. If at all you're done with those, complete tests, and then in that 1 month, revise. So one thing about questions is that जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, और मैंने मेरे दोस्त के साथ कोई पेपर सॉल्व कर लिया और यार मेरे को 90 नंबर आए, उसको 80 नंबर आए, मेरा तो सही है, हो रहा है एकदम अच्छे से, दिस इज नॉट पॉसिबल. इवन इफ यू आर टॉपिंग इन एवरी टेस्ट दैट यू आर गिविंग हियर, UPSC paper might be such that you will not be able to clear. So you should not get overconfident or in a settled space that okay, I'm done. You should be confident enough that okay, you'll be able to solve, but not get overconfident and loosen your preparation and pace towards the end. It's towards the end that you have to increase. So for this to shrug off, what you have to do is once the moment you are done with your test, one is you're taking the evaluating marks. देख लिया marks के बाद तुम क्या करोगे कि जो नॉलेज वाला एस्पेक्ट है, ये समझो एक क्वेश्चन है जो तुमको पूरा ही आ नहीं रहा था, तो उसका तुमने नॉलेज बिट्स ले लिया उसमें से, तो वो नोट कर लिया कहीं एक जगह, एंड एंश्योर दैट यू मेंटेन अ सेपरेट बुक वेयर ये टेस्ट सीरीज में से जो भी नया ज्ञान ले रहे हो वो वहां पर लिख लो. तो एक हो गया नॉलेज एस्पेक्ट ले लिया. दूसरा एस्पेक्ट है कि यार ये क्वेश्चन का मुझे आइडिया था बट मैं इसे एलिमिनेट नहीं कर पाया, या मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, या मैंने अटेम्प्ट किया था बट ये मेरा गलत हुआ. तो वो गलत क्यों हुआ? तो उसमें से तुमने ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक किया है, तुम्हें उस ऑप्शंस का आइडिया नहीं था, या तुम्हारा जो लॉजिक लगाया आपने तो वो गलत था, तो दैट यू हैव टू फिगर आउट. तो थोड़ा सा इस चीज में आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड व्हाट द एग्जाम इज ऑल अबाउट एनालिटिक्स एंड एलिमिनेशन. थोड़ा बहुत ये मैटर करता है, हाउ मच एवर यू ट्राई एंड से यार ये नहीं होना चाहिए एग्जाम में, यूपीएससी ऐसे क्या कर रहा है, बट यूपीएससी ऐसे कर रहा है, तो आपको थोड़ा उस लेवल पे भी माइंड गेम खेलना होगा और वैसे प्रैक्टिस करना होगा. Right.
Well, thank you so much. That was a literally broad answer. I think काफी कुछ questions के answer इसमें cover हो गए होंगे. Well, yeah, thank you so much for that, Aniket. So there's another question which is pending. There is this aspirant who is asking, sir, managing time is the main concern of mine, and I am in the final year of BTech graduation. So, sir, please give some important tips. What helped you to manage your time? Okay. So managing time during so now that I'm considering, because you are in the final year of your BTech, तो आप बीटेक की तैयारी और सिविल्स की तैयारी इन दोनों में आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है. सो आई विल आंसर इट अकॉर्डिंगली. सो टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है कि आपको बीटेक मतलब बिकॉज यू आर डूइंग इट, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू गेट अबाउट 4-5 hours a day to prepare for the exam, and you, if you are preparing it seriously in the final year, you should get about this much time. So इसमें आपको ये करना है कि आप न्यूज़पेपर को 1-1.5 घंटे के आसपास का पीरियड है सुबह का, या आपका जो भी पीरियड होगा, आप उसमें एक स्लॉट न्यूज़पेपर को दो. बिकॉज न्यूज़पेपर इन द इनिशियल डेज ऑफ योर प्रिपरेशन, जैसे बस एग्जाम के कुछ 1-8 महीने पहले आप न्यूज़पेपर छोड़ सकते हो, बट बाकी पीरियड में आपको न्यूज़पेपर छोड़ना नहीं है. सो न्यूज़पेपर इज द मस्ट एंड दैट शुड कंज्यूम दिस मच टाइम. सेकेंडली, आप अभी ये फिलहाल फोकस करिए कि आप क्या बेसिक्स जो है आपके सारे एनसीईआरटीज और वो कवर करने को, यदि आपका वो इस पीरियड में कवर हो जाए तो यू विल बी अगेन एट एडेड एडवांटेज कंपेयर्ड टू व्हाट अदर्स आर. और जो सब्जेक्ट्स है और जिसके जिसके सोर्सेज है, स्पेशली ऑफ मेंस आल्सो, एथिक्स है, सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आर अनटच्ड फॉर प्रीलिम्स के लिए, बट आपको मेंस के लिए वो जरूरी है. तो आप इंश्योर करिए कि आपके पास उसका मटेरियल है और आप वो भी तैयारी कर रहे हो. सो यू कैन गिव अबाउट 2-3 hours डेली, और आप अपना टारगेट बना के उसके लिए एक सेट कर सकते हो. फाइनली ये है कि यदि आपका ये प्रिपरेशन पूरा हो जाए इस दौरान विद इन ड्यूरिंग योर बीटेक, you will switch to answer writing and solving papers of for both prelims and mains once you're out of your engineering and preparing seriously for the exam. इस एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट बात ऐसी है कि आपको इशू हो रहा है बीटेक में, यही मैं सुनता हूँ या खुद भी फेस किया हूँ कि जब आप फुल फ्लेज भी प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है कि 6 घंटे में या 5 घंटे मेरे कोचिंग में जा रहे हैं, बाकी टाइम मेरे को नहीं मिल रहा, या इवन इफ यू आर नॉट गोइंग कोचिंग, यार मेरा फोन में टाइम वेस्ट हो रहा है, यार मेरा कहीं और टाइम वेस्ट हो रहा है. तो इसके लिए एक सिंपल चीज है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन दैट यू हैव. अगर वो फोन है, यदि आपका बाहर घूमने की आदत है या कुछ है, तो उनको हटाइए. जो एकदम मस्ट चीजें है, खाना हो गया, आपको वर्कआउट करने की आदत है, आप वर्कआउट करिए, या थोड़ा सा 15-20 मिनट का एक वॉक करके आना है, वो करिए. सो दोज मस्ट हैव्स यू शुड कीप इट फॉर यू. बट बाकी का जो चीज है, जो जैसे फोन हो गया, किसी से बात करना, जैसे मैंने मेंशन किया, आप उनको टोटली साइड कर दीजिए. सेकेंड इज यूज ऑफ इंटरनेट. ये होता है कि मैं अभी जैसे पढ़ रहा हूँ, यार क्लाइमेट चेंज का कुछ है, मेरे को बहुत ज्यादा डाउट आ गया, मैंने क्लाइमेट चेंज को नेट पे सर्च करा और मुझे मिल गया. बट अब इसके साथ वो क्लाइमेट चेंज के नीचे वो बता रहा है कि कि इंडिया की कोई नई पॉलिसी आ गई है, वो भी देख रहा हूँ मैं. वो पॉलिसी के साथ बता देगा कि कोई नया मूवमेंट चालू हो गया, वो भी आपने देख लिया. सो ऑल्दो रीडिंग ब्रॉड मैंने बोला था आपको, ये नेसेसरी भी है, बट इसका ये मतलब हो जाता है कि आपने 3 घंटे का टारगेट रखा था कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री का एक ये चैप्टर खत्म करना है, आप या एनवायरमेंट का एक चीज खत्म करना है, वो नहीं कर पा रहे हो, आपका पूरा टाइम डाइवर्ट हो गया इस प्रोसेस में. सो जो एक, या तो आप अपने आप पे कंट्रोल लाइए कि आप इतना बेसिक देख के छोड़ रहे हो, या आप रात का 1-2 घंटे का स्लॉट रखिए कि आप जिसमें जो आपको सर्च करना था इंटरनेट पे, आप वो सर्च कर लो. फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फुल फ्लेज्ड इज व्हाट आई मीन टू से. एक ये सर्चिंग का हो गया, एक आपका टाइम जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो, और एक फाइनली ये है कि आपको टारगेटेड रखना है. जैसे मैंने आपको बोला था प्रीलिम्स पास आएगा तो 15 दिन के आप ब्लॉक्स में आप टारगेट रख रहे हो. एक आपको दिन का भी एक छोटा सा ब्रॉड टारगेट रखना है कि मैं फर्स्ट स्लॉट में ये कर रहा हूँ, सेकंड स्लॉट में ये कर रहा हूँ, फाइनल स्लॉट में ये कर रहा हूँ, एंड एंश्योर दैट यू आर कीपिंग अप टू योर टारगेट्स बाय राइटिंग इट डाउन समवेयर इन अ प्लेस कि आज इतना टारगेट था, इतना अनफिनिश्ड है. द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग दैट ये मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, सो वो एक इंटरनल प्रेशर से आप ट्राई करोगे करना है. Right. Thank you so much, Aniket, for answering this. So we have another aspirant who is asking about
Sir, what is the strategy to get good marks in our optional subject? How much the diagram plays role in mains with botany subject as much? So as you know, I cannot answer for botany, but because it is a science subject, from the very basic knowledge I know, the diagrams play a very important role. It's not only for botany, it's for say general studies as well. It's for my option is geography, and for geography it plays a very important role. Right. तो इसका बेसिक रीजन ये होता है कि आप आपके दो आंसर्स लिखिए आप, और आप एक में पूरा थियरी लिखो और उसी आंसर को आप एक में हाफ थियरी तो थोड़ा सा एक दो डायग्राम्स में आप रिप्रेजेंट करिए। जैसे कि आपको बताना है कि से इन ज्योग्राफी आई टॉक ऑफ के कोई एक लैंडफॉर्म है, उसको एक्सप्लेन करना है मुझे, तो मैं उसे कितना भी रिटन वर्ड में एक्सप्लेन करूँ और उसका एक डायग्राम बना के दिखाऊं अलग से, तो विच इज मोर द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एस्पेक्ट होता है, वो हो गया। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ डायग्राम्स इज कि आप आपके वर्ड्स कट शॉर्ट तो कर ही रहे हो, प्लस आप एक इजियर वे में उसको फ्लो बता रहे हो। तो जैसे कि आपको पूछा जाए कि क्या कहते हैं, कौन सी अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया में जो फॉरेस्ट्री में काम कर रही है फॉर दैट मैटर, तो आप कुछ कहोगे कि देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग फॉर फॉरेस्ट्री, देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग फॉर प्योरली वाइल्ड लाइफ, देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर वर्किंग फॉर अदर। तो आप उसको क्लासिफाई कर दोगे एक क्लासिफिकेशन टेबल में या सन रे डायग्राम में। वो जैसे ही बना देते हो तो एग्जामिनर को ये समझता है कि आपके पास वो उस चीज का फ्लो प्रॉपर है। सो डायग्राम्स डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट दिस डज नॉट मीन दैट आप हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने को ट्राई कर रहे हो। जैसे एथिक्स का क्वेश्चन है या पॉलिटी का क्वेश्चन है, उसमें डायग्राम्स बहुत ज्यादा नहीं बना सकते हो आप, थोड़े बहुत जस्ट फ्लो चार्ट या कुछ बना सकते हो। सो यू हैव टू हैव अ मिक्स एंड दैट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कहाँ बनाना है और कहाँ नहीं। देर आर सम एस्पिरेंट्स विल हैव अ रिजिड स्ट्रेटेजी कि मुझे हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, तो ये गलती प्लीज मत करिएगा आप। पॉइंट्स में आंसर लिखो, पैराग्राफिंग करो, कहीं बीच में आप डायग्राम्स को यूज करिए। सो वेर एवर नेसेसरी एज पर योर कंटेंट ये आप करो। इसमें मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, बोथ फॉर फॉरेस्ट्री एज एन ऑप्शनल, बॉटनी एज एन ऑप्शनल, क्योंकि आप कह रहे हो ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, और एनी अदर पर्टिकुलर ऑप्शनल जिसमें डायग्राम्स काम आएंगे, या आपका जीएस का ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, उनके लिए maintain a separate notebook which I had done in one of my attempt, और फॉरेस्ट्री के लिए भी, जिसमें आप सिर्फ डायग्राम्स बना रहे हो। आप टॉपिक पढ़ रहे हो, मैंने पढ़ा समझो, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का टॉपिक है कि वाटर कंजर्वेशन या वाटर रिसोर्सेज का, तो वो वाला देख लिया मैंने, उसमें रिवर्स बना ली, या वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसका एक आध दो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना लिया। तो ये टॉपिक पढ़ा, उसका हाफ अ पेज या वन पेज में डायग्राम बन गया। सेम नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कुछ, तो उसके लिए आप बना रहे हो, तो एक ये आपकी बुक होगी। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू कि वन डे बिफोर द एग्जाम वाला जब टाइम होता है, जब आपके पास इतने अपने इकट्ठा हुए होंगे नोट्स होंगे, वो आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो दिस डायग्राम बुक विच इज टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड डायग्राम्स, तो आपको ये भी हेल्प करेंगे थोड़ा सा फास्ट क्विक रिविजन करने के लिए। तो आप इंश्योर करिए कि यू आर मेंटेनिंग अ सेपरेट बुक फॉर डायग्राम, एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज फॉर हिस्ट्री का जीएस एज वेल। जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे वेसर स्टाइल का आपको कुछ लिखना है, नागरा स्टाइल का कुछ लिखना है, तो इफ यू जस्ट ड्रॉ दैट कि गोपुरम कहाँ है, मंडप कहाँ है, और मेन गर्भगृह कहाँ है, एक छोटा सा स्कीमेटिक। ऐसे जरूरी नहीं कि आप एकदम आर्टिस्ट होने चाहिए और पूरे कर्व्स और वो सारे राइट आने चाहिए। स्कीमेटिक बना दीजिए छोटा, कि एग्जामिनर को समझ जाए कि आपको ये कंसेप्ट समझा है। और आप एक का एक डायग्राम और 10 लाइन ये एक समान होती है। तो वेर एवर यू कैन इन हिस्ट्री स्पेशली मैप्स बनाइए, थोड़ा डायग्राम बनाइए। ज्योग्राफी में तो मैप्स और जो स्ट्रक्चरल डायग्राम्स होते हैं जीसी लियोंग में स्पेशली है, और आप बेसिक आपकी एनसीईआरटी में भी है, तो आप वहां से पिकअप कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है, तो उसमें डिजास्टर साइकिल्स हो गई, या कोई साइक्लोन है उसका स्ट्रक्चर हो गया, अर्थक्वेक हो गया तो सीस्मिक वेव्स क्या होती है, पी वेव एस वेव वाले डायग्राम्स हो गए, तो आप वो सब बनाइए। In botany, I think you'll have to look into your books and ensure what diagrams are to be made, but they are important. Right. Thank you so much for answering this question. We've got next up, which is Priya. Priya is asking, sir, how to prepare for current affairs related topics. What to do? What are the do's? What are the don'ts? Okay. The current affairs, as you know, there are many sources for it. What you have to do is you have to trust two things. One is the newspaper that you are reading,
and second is the current affairs source material that you're referring. You can refer to Vision, you can refer to Civils Daily, you can refer to Insights, any particular source material. You have to choose for yourself. So pick up that source and pick up one new newspaper and just be confident. Now, जब आप डेली प्रिपेयर कर रहे हो तो इनिशियल डेज में आप ये आदत लगाइए कि आप न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हो. नोट्स ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम ऐसे बना दिया या पूरा जैसे एडिटोरियल है तो उसको छाप दिया, ऐसा नहीं है. इसके लिए आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस यू जस्ट गो थ्रू देम and just see that when you are reading a particular article what can be used in those answers. तो आपको जब एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि मुझे नोट्स में क्या लिखना है तो आप अपने एक सेपरेट न्यूज़पेपर के नोट्स बना सकते हो जो प्योर वैल्यू एडिशंस होंगे. ये ऐसे होंगे जैसे I'll give you an example. I was just talking of water conservation. सो वाटर कंजर्वेशन का जब कोई कोचिंग के सोर्स मटेरियल में आएगा तो वो एक बड़ा सा आर्टिकल आएगा, उसमें कुछ बेसिक एग्जांपल्स नहीं होंगे, शायद डायग्राम्स कम होंगे या जो फैक्ट्स होंगे वो शायद कम हो सकते हैं. इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल और फॉर दैट मैटर न्यूज जो आपने पढ़ा है उसमें एक आध कोट होगा जो अच्छे से लिखा होगा, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई स्कॉलर होगा या कोई एनवायरमेंटलिस्ट होंगे उनके नाम होंगे. नेक्स्ट होगा कि एक पर्टिकुलर उन्होंने एक इनोवेटिव मेथड बताया होगा कि आप वाटर कंजर्वेशन करोगे कैसे, तो वो मेथड हो गया. नेक्स्ट है कि ओवरऑल स्टेप्स क्या लिए गए, डेटा क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दोज फैक्चुअल क्वेश्चंस एंड दोज आइडियाज दैट यू फाइंड वेरी यूनिक in that particular editorial, so you can note them. So just make it very crisp. ऐसा नहीं कि आप सारा ही नोट कर रहे हो. That is why I'm just mentioning what all you need to know. And second aspect is कि आपका जो monthly current affairs है, so at the end of that month आप उसको रेफर करिए. एंड जस्ट क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा है तो उसमें से कुछ मिस हो गया होगा तो यहाँ पे होगा और बाकी का तो आपके नोट्स में है ही. तो दिस विल act as a supplementary note for you and just ensure that you are doing it religiously and revising it properly. और रही बात अभी कुछ जो बचा हुआ पार्ट है करंट अफेयर्स का, सो एज योर प्रीलिम्स नियर्स, तो जो मैंने 3 month वाला पीरियड बोला था, सो ड्यूरिंग दैट 3 month पीरियड यू आर गोइंग टू सॉल्व डेली क्विजेस फ्रॉम मल्टीपल कोचिंग्स फॉर दैट मैटर. तो डेली क्विजेस में क्या होता है कि जो करंट अफेयर्स उस पीरियड का है या जो बहुत ट्रिविया टाइप करंट अफेयर्स होता है तो वो उसमें आ जाता है. एंड दिस इज द आइडिया दैट आई फॉलो फॉर ब्रॉड रीडिंग वाला जो है. तो आप ये थोड़ा सा डेली क्विज वगैरह करिए किसी क्लास के 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस. किसी और कोचिंग का आता है 60-day प्लान या कुछ ऐसा कुछ होगा, तो इससे आपका क्या होगा कि आपका कवरेज बढ़ जाएगा, आप क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे करंट अफेयर्स का जो इसमें आपका न्यूज़पेपर से या आपके सोर्स मटेरियल जो कोचिंग वाला है उससे मिस हुआ है तो वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा. So just these 2-3 things I think should suffice. The don'ts I have told you. Don't read about the newspapers I wanted to mention. Don't read the same article again and again. जैसे अभी इंडिया में पर्टिकुलर कुछ इलेक्शंस आ रहा है या जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस का एक टाइम पे कुछ इशू चालू हो गया तो आप एक कहीं बेसिक फार्म्स लॉज हो गए या फार्म लॉज हो गए फॉर दैट मैटर. हाँ, तो फार्म लॉज का आपको एक बेसिक आइडिया लेना है कि 3 फार्म लॉज कौन से थे, उनका क्या क्या प्रोविजंस था, उनका इम्प्लीकेशंस क्या है, फार्मर्स का अपोजिशन क्या है. ये आपको एक बेसिक आइडिया आ गया. अब क्या होगा कि हर रोज कुछ नई घटना घटेगी और उस पर आपको एक नया नया एडिटोरियल आता रहेगा. यू हैव टू ट्राई एंड अवॉइड सच एडिटोरियल्स एंड यूज योर टाइम वेरी जुडिशियसली इन दोज केसेस. सो ये एक बड़ा डोंट है कि आप उस जो रिपीटेटिव टॉपिक है उसको आप नहीं कर रहे हो. Right. No, thank you so much for answering that, Aniket. Actually, I wanted to inform and put this into information to everybody that, so guys, Civils Daily, they have started their YouTube sessions, YouTube classes, जहाँ पे हम daily current affair analysis, editorial and op-ed analysis, daily explainer, daily MCQs, we publish things on a daily basis from Monday to Friday. And that is very important. यही पे अनिकेत जो कह रहे हैं वो यही चीज़ है. और जो हम एक्सप्लेनर्स आपको एडिटोरियल्स बताते हैं, करंट अफेयर एनालिसिस बताते हैं, उसमें भी यही मेंशन किया गया है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें. हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे ताकि आप अपना टाइम, अपना समय सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकें. Okay, so that's a nice initiative, Siddharth. So this is what I was mentioning कि अभी आप डेली है तो 5, 10, 15 MCQs जो भी होंगे, जैसे आपका डिनर हो जाए या लंच हो जाए, whatever time is suitable for you, you can just as a break from your normal reading routine, you can just test your ability कि आपने क्या क्या पढ़ा है.
चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो करंट अफेयर मटेरियल हो. सो डू सॉल्व दीज डेली MCQs एंड दे विल एक्चुअली हेल्प यू टुवर्ड्स द एंड. और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सॉल्व करे जा रहे हो. इसमें से आपको यदि कुछ नॉट 10 क्वेश्चंस है, 10 के 10 आपको नोट नहीं करने. उसमें 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही आपको यूनिक आइडिया दिया है और आपको ऐसे लग रहा है कि एग्जाम में आएगा. और आपको एग्जाम में आएगा ही ऐसा लग कब रहा है, जब आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे हैं. So every time I would stress that you first see the previous year's questions and then approach your basic study material or current affairs or daily quizzes, anything. तो आपको आइडिया बेटर रहेगा कि क्या आएगा. और उसके हिसाब से आप आपकी एक सेपरेट नोटबुक बनाइए कि जो ऐसे टेस्ट सीरीज से, डेली क्विजेस से आपको नया कंटेंट मिल रहा है वो आप उसमें नोट करो और वो टुवर्ड्स द एंड आपका रिवीजन बुक हो जाएगा. या श्योर, थैंक यू. एंड एक्चुअली जो हमारा यूपीएससी के MCQ से रिलेटेड जो वीडियो पोस्ट होती है उसका नाम हमने दिया है कौन बनेगा सिविल सर्वेंट. ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल ही KBC टाइप के माहौल में हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, फिर हम 10 सेकंड का आपको जो टाइम क्लॉक होता है, टाइमर होता है, वो चलता है एंड विद इन दैट 10 सेकंड्स यू हैव टू कमेंट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. सो इट्स वेरी एक्चुअली एनक्रोचिंग. बहुत अच्छी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं. आई एम श्योर गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड यूज़ एवरी डे बिकॉज वी आर कवरिंग डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम नहीं कवर कर रहे हैं. दैट्स सिंपल एज दैट. So we are, I think we are running out of time, but I will take 2 questions, Aniket. It's very important here, which I can see. So there is one aspirant, Shreya Mehta. She is asking, sir, what are the key points of selecting an optional subject? How did you select your optional subject? Okay. So I'll talk of all the 3 options that I've chosen. So don't get 3 options as in, for one was geography for civil service examination, and the other 2 options for forestry examination, which is agricultural engineering and forestry. I think this should give you a fair idea. So for geography, I'm from an engineering background. So the first, it's in electronics and telecom engineering. So the closest optional in engineering I could take was electrical engineering. So electrical, and considering the engineering strength that I had, I chose not to take that option. So you have to first eliminate the closest आपके graduation का जो है. If you are from any science background, say physics, or as one of them is from zoology or botany, if you are very strong with those optionals, you can very well go with your graduation subjects if you are strong with them, because they help you. Second aspect is, so how do I come to geography? तो जो ऑप्शनल की लिस्ट है उसमें से आप आपके बेसिक सिलेबस देखिए सारे ऑप्शनल्स का, एंड इंश्योर दैट यू सी इट फॉर ऑल. पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी एंड many more. So you just take a look at all the syllabus, see what interests you more. There an optional has to be taken that you should be able to survive with that, say for a year if you clear in first attempt, or say for 3 to 4 years if you are taking multiple attempts to clear the examination. तो आप किस ऑप्शन के साथ ज्यादा सर्वाइव कर सकते हो, जिसमें आप ज्यादा पढ़ सकते हो, तो वो वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा. तो जैसे फिलोसॉफी हो गया या पॉलिटिकल साइंस हो गया, so these were out of domain for me because I am not much philosophically inclined or inclined towards those aspects जिसमें मुझे बहुत लिखना होगा, as in articulating a lot. So I'm not as great in articulation as I could. So that is why I chose not to go for those. The third one is sociology या ज्योग्राफी कौन सा ले. सोशियोलॉजी में भी थोड़ा सा लिखना है, वो इंटरेस्ट कर सकता है. वाई ज्योग्राफी? सो वाई ज्योग्राफी इज, उसमें जो एक साइंसेस वाला टच था, जो फर्स्ट पेपर 1 का सेक्शन ए है, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, कि हाउ दीज फिनोमेनास हैव डेवलप्ड. सो ये थोड़ा साइंटिफिक टच है जिसमें यू आर एबल टू थिंक, और इसमें आपको बहुत ज्यादा थियरी लिखनी नहीं है, आपको पॉइंट्स में लिख सकते हो, आप डायग्राम बना सकते हो, उससे आपको समझ जाएगा. तो इसलिए एक ये इंक्लाइन था. दूसरा उसमें जो टॉपिक्स थे, से एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, थोड़ा सा सेटलमेंट्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, दीज आर सर्टेन टॉपिक्स दैट एक्चुअली इंटरेस्टेड मी. एंड तो एक इंटरेस्ट था, और प्लस द फाइनल एस्पेक्ट दैट कम्स इन इज दैट योर ऑप्शनल हाउ मच इट कोइंसाइड्स विथ जनरल स्टडीज. तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पेपर 1 में हेल्प करेगा, आपको पेपर 3 में हेल्प करेगा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट, और पेपर 2 में टू एन एक्सटेंट, बिकॉज IR वाला जो पार्ट है, जियो पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द टॉपिक्स. सो ऐसा ओवरलैपिंग पार्ट था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी चूज किया.
टुवर्ड्स द एंड बाद में दिखता है कि कौन सा, एंड जस्ट जो परफॉर्मेंस होता है ऑप्शनल का, लोग थोड़ा सा ये भी एनालाइज करते हैं कि यार पिछले 5 साल में ज्योग्राफी को मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये नहीं लेते, या 5 साल में ज्योग्राफी को मार्क्स अच्छे आ रहे हैं ये लेते, एंथ्रो अभी अच्छा चल रहा है एंथ्रो को ले लेते। तो आपको ये फैक्टर को, इट शुड बी लाइक अ वेरी माइन्यूटेस्ट ऑफ द कंसिडरेशन, इट शुड नॉट बी द प्राइम कंसिडरेशन फॉर यू। फॉर यू व्हाट शुड मैटर इज सिलेबस, योर इंटरेस्ट एंड द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जो कोचिंग में मटेरियल हो गया, या आपका बेसिक बुक्स भी है उसकी। जैसे वन ऑफ देम वाज मेंशनिंग कि मुझे जूलॉजी का मटेरियल मिल नहीं रहा, कौन सा मैं पढूं। तो थोड़ा सा जो ऐसा ऑप्शन लीजिए जिसका आपको मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, उसका कुछ आपको हेल्प चाहिए कोचिंग की वो भी अवेलेबल हो, आप उसके लिए पढ़ सके इन केस यू आर नॉट वेरी स्ट्रांग विथ योर ग्रेजुएशन। सो ये हो गया बेसिक। और सेकेंडली कमिंग टू माई फॉरेस्ट्री ऑप्शंस, एज आई मेंशन कि थोड़ा सा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था, तो एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मेरा थोड़ा पास्ट आता है कि आई हैव हैड अ टच विद रूरल बैकग्राउंड एंड आई हैव सीन थिंग्स वर्क देयर। सो इट जस्ट इंटरेस्टेड मी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मे बी आई कैन डू वेल। देयर वाज अदर ऑप्शनल दैट आई कुड कंसिडर वाज जियोलॉजी, और ज्योग्राफी से थोड़ा हल्का सा मैच करता था, ज्यादा नहीं करता था, बट उसमें चीजें याद बहुत करनी है, और लाइक मिनरल्स के नाम, रॉक्स के नाम, स्ट्रक्चर्स, ये तो वो शायद मैं ना कर पाता। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इट वाज लाइक कि आई जस्ट नीड टू नो द कंसेप्ट, 50% ऑफ द पेपर इज न्यूमेरिकल्स, so I think that was my strength. I could be able to solve those. तो वो मैंने अपनी स्ट्रेंथ देखी कि न्यूमेरिकल्स में कर पाऊंगा, वीकनेस देखा कि मैं जियोलॉजी में चीजें याद नहीं कर पाऊंगा। तो आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस देखिए, उससे आपका एक ऑप्शनल सिलेक्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट्री का ऑप्शनल इसीलिए लिया था क्योंकि जैसे वो भेड़चाल वाला कंसेप्ट होता है, एवरीवन इज टेकिंग फॉरेस्ट्री तो ले लीजिए, बट ये एक एस्पेक्ट इसीलिए है क्योंकि फॉरेस्ट्री का पेपर अगर आप देखोगे तो इट इज मोर ऑफ रेपिटेटिव, एंड उसके लिए पढ़ने के लिए आपको एक ही किताब पढ़नी है। ऑल्दो यू कैन वैल्यू एड फ्रॉम अदर 2-3 बुक्स विच इफ यू आस्क आई सेंड देम अक्रॉस। तो एक ही सोर्स मटेरियल है, क्वेश्चन रिपीटेटिव है पेपर। तो पेपर्स एनालाइज किया, सिलेबस एनालाइज किया, सोर्स मटेरियल एनालाइज किया विच वाज इजीली अवेलेबल, और फॉरेस्ट्री चूज किया। सो इफ यू ऑल इन ऑल I think you can gauge an idea how to choose an option. All the best for that. Great. Yeah, thank you so much. That's a very broad perspective आपने share किया है. With reference to 3 optionals, I think काफ़ी sufficient होगा students को, aspirants को key points निकालना उसमें से. There's one last question which I wanted to ask here, that in order to maximize our score during interviews, ये ऐसी 2 कौन सी बातें या 2-3 कौन सी बातें जो आप यहाँ बताना चाहेंगे, इवन टू मी एज वेल, टू एस्पिरेंट्स एज वेल, टू ऑल द ऑडियंस, बिकॉज दिस वीडियो विल गो ऑन यूट्यूब एज वेल. सो व्हाट वुड बी द 2 or 3 पिन पॉइंट्स? For interview, I would like to say that it's a test of your personality and not purely knowledge, जो ये कहते हैं. Right. But आपको आपकी personality groom करने के लिए, to display it across, you need to have that amount of knowledge as well. So first is कि आपका जो भी डोमेन है, DAF में आपने जो भी भरा हुआ है, आपकी हॉबी हो गई, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, आपका सिटी हो गया, तो डैफ में जो भी कंटेंट है उस पे आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए जिससे आप कन्विंसिंग एक आंसर दे सके टू द इंटरव्यूअर. सो just don't fill anything in the DAF which you are not going to answer, not going to be able to answer. Second is कि आपको over a period थोड़ा सा wide पढ़ना है, थोड़ी सी चीजें भी अलग अलग देखनी है. जैसे आप कुछ लेक्चर सीरीज देखो, आप कुछ टेड टॉक्स देखिए, हाउ पीपल टॉक एंड हाउ पीपल प्रेजेंट देमसेल्व्स. ये थोड़ा सा चीज है ना, ट्रिवियल लगता है कि यार मैं ऐसे ये सब क्यों करूँ, मेरी जो नॉर्मल पर्सनैलिटी मैं जाके प्रेजेंट करूंगा, और मेरे पास जो नॉलेज इकट्ठा किया हुआ है, आई हैव द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड आई जस्ट ओरेट इट देयर, और आई जस्ट नरेट एज इट इज आस्क्ड. तो वो नहीं है. आपको थोड़ा सा आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है, जो आपका आर्टिकुलेशन है ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट आल्सो मैटर्स, एंड द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स. सो ये आप ओवर अ पीरियड जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप देखिए थ्रू लेक्चर्स, थ्रू टेड टॉक्स, थ्रू अदर आइडियाज दैट यू आर एबल टू सी. So these are like very crisp 2 points, and interview eventually is a domain where वहां पर उस instant पे सवाल आने वाला है, आपको जवाब देना है. तो it's a test of luck, they say, but if you prepare well, if you groom yourself well, it will happen. And just ensure, if for those especially जो आप अभी कॉलेज में हो, तो उनके लिए कि
try and participate in as many activities as possible. जैसे कोई टेक्निकल इवेंट्स हो गए आपके कॉलेज में हैं, तो कोई सेमिनार्स हो गए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या बाहर आप एक्सप्लोर करिए, ट्रैकिंग हो गया या कुछ आपके स्पोर्ट हो गया कोई, तो आप इसे एक्सप्लोर करिए और उसमें ये हुआ कि आपको एक एडेड डोमेन मिल जाता है इंटरव्यू में टू स्पीक अबाउट इट कन्विंसिंगली इफ यू हैव एक्चुअली डन इट. वरना बहुत लोगों के साथ ये होता है कि उस मोमेंट पर आकर कि मैं डैफ में क्या भरूं, मेरे पास तो अचीवमेंट्स ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है. तो स्पेशली फॉर दोज हु आर इन कॉलेज, यू कैन try and explore opportunities if you can. Great. Thank you so much for giving this answer. I think, Aniket, इसमें वो कहते हैं ना कि it doesn't matter what you speak, it matters how you speak. I think how you speak वाला जो मामला है वो इंटरव्यू में बहुत काम करता है. You can learn that from Siddharth for sure. Great. Thank you so much. So guys, as I always say कि UPSC के इस जर्नी में, इस प्रिपरेशन में 2 सिलेबस होते हैं. एक सिलेबस जो आप तैयार करते हैं, जो आपको यूपीएससी देती है. दूसरा सिलेबस हम डिकोड करते हैं. मतलब जो मोटिवेशन, पैशन, डेडिकेशन, ये ऐसा सिलेबस है जो कि दिखता नहीं है, लेकिन आपको उस पे 100% अचीव करना होता है. बिना उसके यूपीएससी का पहला सिलेबस आप नहीं कर पाओगे. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो थैंक यू सो मच अनिकेत, वंस अगेन आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. काफ़ी इंफॉर्मेटिव था ये सबको जाना, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दो सर्विसेज, बिकॉज एग्जामिनेशन भी दूसरा होता है, ऑप्शनल 2 होते हैं. सो आई थिंक दिस इज लिटरली वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर वेबिनार्स वी हैव डन. एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस. आपके आगे की जर्नी के लिए शुक्रिया. थैंक यू. एंड टू ऑल एस्पिरेंट्स जिनके सवाल पेंडिंग रह गए हैं दोस्तों, हम अगले हफ्ते फिर आएंगे. अपना सवाल होल्ड करके रखिए, एक नए कहानी के साथ, एक नए चेहरे के साथ. थैंक यू सो मच. Just to add Siddharth, so for all those, I think especially जिनका फॉरेस्ट्री से या particularly फॉरेस्ट एग्जामिनेशन से या particularly प्रीलिम्स से लेकर कुछ डाउट्स है जिनके रह गए हैं, तो आप बीइंग आईएफएस विजिट कर सकते हो. आप वहाँ पर अलग अलग कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या फिर आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो. My email ID is aniketvanve7@gmail.com. So you can just aniketvanve numeric 7@gmail.com. And I think Siddharth you can contact Civils Daily अगर आपको forest से related या prelim से related कुछ भी doubts है. Right. I think you have given us a lot of information. I think one website page you have informed, and there are several other things which you have discussed. So that's really a great thing from where as an aspirant could look for actually. वो सबको यही रहता है कि मैं जो रैंकर्स हैं, टॉपर्स हैं, वो कुछ ऐसा बता दें ताकि हम मतलब तुरंत कुछ जो मेरी इतनी मेहनत है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए. इसके लिए पूरी एक जादू की छड़ी या चुटकी है नहीं. पूरा आपको एक रिगरस प्रोसेस है. फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, मे बी इट विल टेक मोर, बट इट्स जस्ट दैट यू डू नॉट हैव टू लूज होप और पेशेंस. यू हैव टू कीप वर्किंग with the same zeal and enthusiasm, with the same encouragement कि मैं पूरा करूं. और ये आप करते रहोगे तो one day for sure you will get successful. और साथ में जैसे एक्सप्लोर किया है, आप सिविल्स का तैयारी कर रहे हो, 1-2 अटेम्प्ट में एक्सप्लोर फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, और टुवर्ड्स द एंड जस्ट हैव समथिंग इन द बैक ऑफ योर माइंड कि इफ नॉट व्हाट. तो थोड़ा सा एक ओवरऑल प्लान रखिए आपका और करिए. यू विल श्योरली बी सक्सेसफुल. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु आर देयर हियर. Thank you so much, Aniket, once again. Thank you so much. So guys, thank you so much. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. जय हिंद. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.